नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह और मैं हूं नीलम पांडे। इस सप्ताह आपने हमें कई सवाल राजनीति से जुड़े भेजे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सभी सवालों का जवाब आपको दिया जा सके। सबसे पहला सवाल है, हैनिबल नाम का एक हैंडल है हमारे व्यूअर का, वो जानना चाहते हैं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व शशि थरूर के भाजपा के साथ नजदीकी बढ़ाने को किस प्रकार से देख रहा है और क्या इससे अन्य कांग्रेस नेताओं को भाजपा और सरकार के साथ नजदीकी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा? देखिए, ये कहना कि शशि थरूर ने भाजपा से नज़दीकी करने की कोशिश की, ये थोड़ा-सा उस तरफ उस फ्रेमवर्क में सब बात करना ठीक नहीं रहेगा। उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा था जिसमें कि उन्होंने एक करेक्ट स्टैंड लिया, जो जनरली सबका स्टैंड है, नॉन पॉलिटिकल स्टैंड, जिसमें अब गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, जो सही है, आप कहते रहे हैं। लेकिन हाँ, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व की बात करें, तो उसमें ये उनको यही लगता है कि बीजेपी के सब क्लोजर उनका स्टैंड ले रहे हैं। ये काफ़ी अपसेट हैं और मतलब काफ़ी एम्बैरेस्ड हैं और इसलिए काफ़ी अपसेट हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं वो, बिकॉज इस मुद्दे पे उन्होंने देखा जिस तरह का बैकलैश हुआ और जितना एम्बैरेसमेंट हुआ, उनको लग गया कि थोड़ा गलत पत्ते खेल गए। अब उसको बस मतलब डैमेज कंट्रोल करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं वो। शशि थरूर वहाँ से आने के बाद फिर देखिएगा, फिर जब डिबेट शुरू होगा पब्लिक में इसको लेके, फिर शशि थरूर कैसे करेंगे। ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्टैंड को सपोर्ट करते रहे हैं और जब आएंगे ऑल पार्टी डेलीगेशंस, जब सारे वापस आएंगे, सब जब इस इशू पे बोलना शुरू करेंगे, तो कांग्रेस को उस पर और ज़्यादा जो कहते हैं ना मिर्ची लगेगी। लेकिन इनकी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की अपनी गलती थी, जिस तरह से उन्होंने चाहा कि शशि थरूर नहीं जाए। लेकिन इस मुद्दे पे वो शशि थरूर का एक्चुअली कुछ कर नहीं सकते, पब्लिकली ना बोल सकते हैं, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं। तो अब ये रिफ्ट जो हुआ है टॉप लीडरशिप और शशि थरूर में, ये कंटिन्यू करेगा। कितना वाइडन करता है पता नहीं, कितना आगे तक जाएगा। लेकिन देखिए, शशि थरूर भी बहुत क्लियर है, डिफाइंड तो वो भी थे ही, कि उनको पता है कि हमारे पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा हम जिस तरह का स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन बोलते ही चले गए वो। अब उनको भी बिकॉज पार्टी से कुछ मिल तो रहा नहीं है उनको। और जैसे वो पहले ही कह चुके हैं कि ये शायद उनका लास्ट लोकसभा चुनाव हो, जो कह चुके थे, मतलब इसके लिए कहना कि अब हम स्टेट पॉलिटिक्स करके वो सीएम बनने का जो उनका एक एस्पिरेशन है, कांग्रेस की तरफ से बहुत क्लियर सिग्नलिंग होगी। उसके बाद से कांग्रेस ने उनको कुछ खास दिया नहीं है, क्लियर सिग्नलिंग होगी कि वो नहीं होने जा रहा है, तो उनके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं, तो थोड़े से वो भी डिफाइंट है। आने के बाद भी इस इशू पे एटलीस्ट उनका स्टैंड चेंज नहीं होगा। जो उन्होंने बोला है वो बोलते ही रहेंगे। और चूंकि अब सरकार के एक डेलीगेशन में गए हैं, वो बाहर गए हैं, यूएस गए हैं, कई कंट्रीज़ में गए हैं, आके फिर वो जो इंडिया के इंटरेस्ट में है, जो एक नेशनल इंटरेस्ट में जो हर कोई भी पॉलिटिशियन जिसको बात करना चाहिए उसी तरह से बात करेंगे। और कांग्रेस का नेतृत्व फिर से, जैसे मैंने कहा ना कि अब इतनी मिर्ची लगी हुई है लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। और ये संबंध कितना दूर तक चलेगा, कहाँ तक जाएगा, किस तरह से चेंज होगा इक्वेशन, ये अभी कहना मुश्किल है। शशि थरूर से ही जुड़ा एक और सवाल है अनिल शुक्ला जी का। वो जानना चाहते हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी के लिए बेहतर होता कि वे शशि थरूर को कांग्रेस पार्टी की ओर से एक तरह से नॉमिनेट करते, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की स्थिति को उजागर करने के लिए विदेश भेजे जाने वाले सरकारी प्रतिनिधि मंडलों में शशि थरूर को शामिल किया जाना चाहिए था, ना कि उनसे दूरी बनानी चाहिए थी? ऑब्वियसली बहुत बहुत क्लियर है, उनको भेजना चाहिए था। देखिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स के वो चेयरमैन है, वैसे भी उनको भेजना चाहिए था। और यूएन में वो यूनाइटेड नेशंस में करीब 29 साल तक उन्होंने काम किया है, उनका एक्सपोजर है इन इश्यूज़ पे। वो हैं मनीष तिवारी हैं, ये आपकी पार्टी के एक्सपर्ट हैं, तो नेचुरली आपको भेजना चाहिए था। सलमान खुर्शीद फॉर्मल एक्सटर्नल अफेयर्स है, वैसे ही आपको भेजना चाहिए था। लेकिन आपने उनका नाम नहीं देके, वो जो एक पेटीनेस जो आपने दिखाया, उसी कारण आपको इतना एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ा। अगर राहुल गांधी का, इनफैक्ट अगर इन्होंने स्मार्ट थिंकिंग की होती तो राहुल गांधी ने अपना नाम भेज दिया होता। कांग्रेस की तरफ से जो बाहर जाएंगे इस इशू को लेकर, राहुल गांधी अपना नाम देते, मल्लिकार्जुन खड़गे अपना नाम देते उस लिस्ट में। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ऑल पार्टी डेलीगेशंस के पार्ट होके या लीड करते हुए अलग अलग देश जा रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता डोमेस्टिकली, कोई चर्चा ही नहीं होती फिर शशि थरूर के। हमारे एक और व्यूअर है, वो जानना चाहते हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के बारे में। वो कह रहे हैं कि चुनाव की प्रक्रिया कहां तक पहुंचती है और हम नए भाजपा अध्यक्ष की घोषणा कब तक कर सकते हैं? देखिए, चुनाव की प्रक्रिया जो है ना, ये आप तो बीजेपी कवर करती है, आपको पता होगा, ये बस एक एक्सक्यूज़ है। बेसिकली हुआ है कि उसमें एक
कंसेंसस नहीं बन पा रहा है इनमें कि कौन बनेगा, तो इसलिए डेट चेंज होता रहता है। अब देखिए, पहले हम लोगों को कहा गया कि 15 मार्च तक हो जाएगा, फिर हुआ कि अप्रैल के एंड तक हो जाएगा, फिर हुआ कि अभी कुछ स्टेट्स में चुनाव होने बचे हुए हैं। अच्छा, स्टेट्स में अब है कि जैसे कम से कम 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इनको अध्यक्ष का चुनाव करना है, उसके बाद ये नेशनल प्रेसिडेंट का करेंगे। बट पॉइंट है, रोका किसने है? तो उसमें हम लोगों को जैसे कहा जाए लगता है कि देखो, इसमें प्रॉब्लम है कि अभी हमारा जैसे गुजरात में मध्य प्रदेश में चेंज करना है, वहाँ हम कंसेंसस बिल्ड कर रहे हैं, हमको उत्तर प्रदेश में करना है तो उसमें कंसेंसस बिल्ड कर रहे हैं, तेलंगाना में है तो बंडी संजय जाना चाहते हैं, ये इशू है, वो इशू है, सो इसलिए नहीं कर रहे हैं हम चुनाव वहाँ पे। फैक्ट होता है कि यहाँ पे बीजेपी में जिस दिन डिसाइड होता है, अच्छा ठीक है आज इसको बना दिया कल उसको बना, सीएम बनाने के लिए तो कंसल्टेशन नहीं होता, स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट बनाने में चुनाव तो ऐसा आपको जैसे होता है कि चुनाव थोड़ी होता है इन लोगों का, बेसिकली नॉमिनेशन होता है स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट का। तो जो कहते हैं कि चुनाव प्रक्रिया चल रही है, चुनाव प्रक्रिया नहीं है, डिसीजन हेल्ड अप है। क्योंकि अगर 5 और बनाने हैं स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट, अमित शाह उसको रात में अनाउंस कर देंगे, अभी उनको कहें मोदी जी और रात में अनाउंस कर देंगे 5 को, कि ऐसा थोड़ी को पूरा चुनाव करवाना है। एक सिंपल सा है कि जाके नॉमिनेशन भरिए और कोई दूसरा नॉमिनेशन भरेगा नहीं, क्योंकि हाईकमांड से आ गया है कि ये स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट होंगे, अब कोई दूसरा नॉमिनेशन भरेगा नहीं, अब अगले दिन बन जाइए तमिलनाडु में जैसे हमने देखा, अगले दिन प्रेसिडेंट बन जाएगा वो। तो ये प्रक्रिया एक बहाना है, क्योंकि अच्छा वो वहाँ से भी नहीं, ऊपर तक भी नेशनल प्रेसिडेंट भी ऐसे ही होते हैं, जो अमित शाह हैं, मोदी जी हैं, आपके भागवत जी हैं, ये सब एक बार जब एक एग्रीमेंट में आ गए कि ये बनना चाहिए, उस दिन बन जाएंगे वो। तो ये टालते टालते अब ये नौबत आ गई है। अब देखिए, इनका 2023 जनवरी में 20 जनवरी 2023 को नड्डा जी का 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। उस समय तक कुछ दिन तक वैसे ही चलता है, उसके बाद नेशनल एग्जीक्यूटिव से उनको एक्सटेंशन दे दिया गया कि नहीं, चूंकि चुनाव आने हैं अगले साल, तो उस चुनाव के बाद ही चेंज होगा। अरे 1.5 साल का आपने एक्सटेंशन उनको दे दिया कि नड्डा जी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके लिए कि आप उनको चेंज ही नहीं कर सकते, मतलब दूसरा प्रेसिडेंट कोई आ ही नहीं सकता कुछ बेटर करे। 1.5 साल पहले आपने एक्सटेंशन दिया, ठीक है, तो जून 30 तक एक्सटेंशन था, जून खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग पूछते ही रह गए अब क्या होगा। फॉर्मली उनको एक्सटेंशन दिया ही नहीं गया कभी। देखिए, वो ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनको कि फॉर्मली उनको एक्सटेंशन नहीं मिला है, उनका टेक्निकली देखें तो वह प्रेसिडेंट नहीं है, बिकॉज नेशनल एग्जीक्यूटिव ने उनको 30 जून तक का दिया था। उसके बाद अगर फॉर्मेलिटी ही कर लेते कि अच्छा ठीक है, पार्लियामेंट्री बोर्ड मिली और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने डिसाइड किया कि इतने दिन का और एक्सटेंशन दे, वो भी नहीं हुआ। या नेशनल एग्जीक्यूटिव मिली, फिर उनको डिसाइड किया कि इनको इतना दिन तक एक्सटेंशन दे दे, वो उतना भी बॉदर नहीं किया बीजेपी लीडरशिप ने। तो उनका एक्सटेंशन टेक्निकली ख़त्म हो चुका, फिर भी वो चले जा रहे हैं और अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है कब होगा। और जहाँ तक बात उसमें एक दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो पार्टी प्रेसिडेंट बना रहे हैं, सो कॉल चुनाव की प्रक्रिया है। बात यह है कि जो अमित शाह या मोदी जो चाह रहे हैं वो स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट बन रहे हैं। अब कोई नया बीजेपी प्रेसिडेंट आएगा भी, तो उसके आने के पहले ही आपने सब स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट बना दिया है। तो प्रक्रिया के नाम पे या तो होता है कि अब जैसे आप ठीक है, अब किसी को वर्किंग प्रेसिडेंट बना दो और चलने दो, उनका कम से कम एडवाइस तो लो। तो अब जो नया प्रेसिडेंट जो बीजेपी कहेंगे नेशनल प्रेसिडेंट, उसके पहले ही आपके आधे से ज़्यादा स्टेट्स में सब मेन जगह जो है सो स्टेट प्रेसिडेंट टीम सेट होकर रहेगी। तो ये प्रक्रिया के नाम जितना डिले करते जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, नए प्रेसिडेंट आएंगे। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि नए प्रेसिडेंट के अंदर में ही अगला 2029 का इलेक्शन होगा, और 29 का इलेक्शन मोदी जी का 3rd टर्म खत्म हो रहा है। उसको याद कीजिए कितना इंपॉर्टेंट उसमें प्रेसिडेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अभी अगर आ भी जाएँ कोई नए प्रेसिडेंट को 3 साल का आपको कार्यकाल देना पड़ेगा। तो 3 साल का मान लीजिए कि आपने जून जुलाई में बना दिया, तो जून जुलाई 2028 तक 2028 तक वो प्रेसिडेंट रहेंगे, उनका जो टेन्योर रहेगा। अब 28 तक रखेंगे तो उसके बाद फिर उसके बाद अगला इलेक्शन आने वाला हो 1 साल के अंदर। तो नड्डा जी को अपने लोकसभा चुनाव के 1.5 साल पहले ही अपने एक्सटेंशन दे दिया उसके नाम पे। तो अगला प्रेसिडेंट का जो होगा टेन्योर 1 साल बचा रहेगा, तो उनको थोड़ी चेंज करोगे। तो अभी अगला प्रेसिडेंट जो भी बनेंगे वो रहेंगे अगले इलेक्शन तक, और इसीलिए अगला प्रेसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उसमें, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है कि आगे क्या होगा।
संकल्प जानना चाहते हैं कि रियल टाइम सेंटिमेंट ट्रैकिंग के युग में क्या सुनील कोनुगुलु जैसे लोग सही आंकलन नहीं दे रहे हैं, या क्या ऐसा है कि हम कांग्रेस की रणनीति के पीछे की प्रतिभाओं को समझने में असमर्थ हैं। वो एक तरह से बोलते हैं कि जब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व केजरीवाल के साथ भी शांति स्थापित कर सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतना व्यक्तिगत क्यों है? देखिए इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात, सुनील कोनुगुलु हो या जो भी स्ट्रेटजिस्ट हों, उनके टैलेंट के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा, सही है गलत है अच्छे हैं बुरे हैं, बट पॉइंट ये है कि आपको जो नेतृत्व होता है, जो लीडरशिप होती है, फाइनल कॉल उसको लेना पड़ता है। फीडबैक नीचे से कोई कुछ भी दे रहा हो, लेकिन आपका असेसमेंट क्या है? अब अमित शाह भी हों, नरेंद्र मोदी भी हों, इनको भी नीचे से 100 तरह के फीडबैक आया करते हैं, लेकिन फाइनल वो कॉल लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो फिर वो प्रतिभाएं जो भी कह रही है, फाइनल फॉल्ट जो है सो राहुल गांधी के साथ लाई करता है। दूसरी बात, इन्होंने अरविंद केजरीवाल की बात की। वैसे मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को पूरा बर्बाद कर दिया होगा दिल्ली में, लेकिन फैक्ट ये भी है जो कांग्रेस के लोग आपको बताएंगे कि राहुल गांधी केजरीवाल के एडमायरर हुआ करते थे। वो जब पूरा वो मूवमेंट चल रहा था अन्ना का, और उसके बाद जिस तरह की बातें करने की अरविंद केजरीवाल ने, इंटरनल डिस्कशन में राहुल गांधी जस्टिफाई करते थे, बिल्कुल उनको लगता है कि चलो एक रेवोल्यूशनरी निकल के आया कि एक पूरा करप्शन के खिलाफ लेके चला जा रहा है। तो वो अपने कांग्रेस के लोगों को ज़्यादा ब्लेम करते थे, और उनको लगता था कि ये केजरीवाल भी सही कर रहा है, सही स्टैंड ले रहा है। तो एडमायरर रहे हैं केजरीवाल के पहले, वो पार्टी के साथ उन्होंने जो भी किया। तीसरी बात, मोदी के साथ पर्सनलाइज अटैक की है, तो इसका एक ऐसे पूरी हिस्ट्री है। आप 2007 के गुजरात चुनाव को देखें, जिसमें कांग्रेस को लग रहा था कि शायद जीत सके। उस समय सोनिया गांधी का वो मर्चेंट ऑफ डेथ, वो मौत के सौदागर वाला कमेंट आया था, जिसके बाद से पूरा ही इलेक्शन इन्होंने टर्न कर लिया था, एक पूरा गुजरात का अस्मिता और को बना के। उसके बाद से भी देखें, जनरली नरेंद्र मोदी की तरफ से भी पर्सनलाइज अटैक ही होता है। नरेंद्र मोदी का भी जो कैंपेन रहा है शुरू से, उसमें होता है कि भारत में जो कुछ भी गलत हुआ है या जो नहीं हुआ है, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है, और जो कांग्रेस जिम्मेवार है उसमें कि फैमिली जिम्मेवार है, ये गांधी फैमिली जिम्मेवार है। तो इतना पर्सनलाइज, अच्छा केवल उन्हीं का नहीं है, लोकसभा में डिबेट्स में भी देखें, पूरा बीजेपी का सारा रहता है कि पार्टी से ज़्यादा इस फैमिली पे फुल अटैक रहता है। तो दूसरी तरफ से फैमिली का भी इस तरह का जो है, उसका भी रिएक्शन वैसे ही रहा है। लेकिन जनरली जब बीजेपी इसको करती है तो बहुत ही पॉलिटिकल वे, उनको पता है कि पॉलिटिकली इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कि ठीक है राहुल गांधी की वो क्रेडिबिलिटी, वो पॉपुलैरिटी नहीं है, और लोगों में एक है कि इतने सालों तक इस फैमिली एक डायनेस्टी के खिलाफ है लोगों में, तो उसको यूज़ करना चाहती है बीजेपी। इनका जो है पूरा पर्सनलाइज हो जाता है। जैसे इवन एट द हाइट ऑफ मतलब मोदी का पॉपुलैरिटी जो था, उस समय भी आप गवर्नेंस को नहीं, मोदी को ही टारगेट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि करप्शन वाला काम नहीं करेगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्सनली, फिर भी आप चौकीदार चोर का नारा दिया जा रहा है आप। तो ये दिखाता है कि कितना पर्सनलाइज इन्होंने ले लिया है, कि पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी के ऊपर की लड़ाई हो गई है वो। जैसे हमारे साथ जो भी हुआ, अगर हमें 44 सीट आए या 52 सीट आए या 99 सीट आए, हम अगर इतना पीछे रह गया तो मोदी और केवल मोदी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये पर्सनलाइज पूरा हो गया है पॉलिटिक्स इस मामले में। हमारे एक और व्यूअर हैं जिनका हैंडल है चालू लोमड़ी। वो जानना चाहते हैं कि आजकल राजनेता निजी क्षेत्र में सकारात्मक कार्रवाई लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? क्या हमें असंगठित अर्थव्यवस्था, जैसे फिर वो बोलते हैं चोरी डकैती जुआ आदि में भी अधिकतम उत्थान के लिए आरक्षण नहीं लाना चाहिए? और वो कहते हैं गंभीरता से कहें तो निजी क्षेत्र में आरक्षण की संभावना कितनी अच्छी होगी, और क्या ये हरियाणा में तब विफल नहीं हुआ जब इसे शुरू किया गया था? देखिए हरियाणा में तो हुआ ही नहीं, बिकॉज एक साल के अंदर ही हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था। वो निजी क्षेत्र वाला नहीं था, उसमें था कि आप 75% लोकल लोगों को आप रिजर्वेशन देंगे, रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट देंगे आप। तो वो तो हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। जहाँ तक लार्जर आप प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, अभी नीलम की का एक इंटरव्यू था चिराग पासवान से, यूनियन मिनिस्टर। चिराग पासवान फिर वो कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में श्रिंक हो रहा है सब कुछ, इसमें रिजर्वेशन आना जरूरी है। और ये इन्हीं का नहीं, चिराग पासवान के फादर थे रामविलास पासवान, उनका भी शुरू से वही डिमांड था। तो उनका बेसिकली था कि आप मैनिफेस्टो में उनका था कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए। ये दूसरी बात है कि जब तक वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उन्होंने एक बार ही फिर चर्चा नहीं की सरकार के अंदर में,
तो एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को आप कहते रहते हैं, पॉलिटिकली आप सिग्नलिंग करते रहते हैं, लेकिन अगर करना होता तो एक बार भी रामविलास पासवान ने इतने साल मंत्री रहने के बाद भी कैबिनेट में कभी इस पर पुश नहीं किया कि इस पर चर्चा हो। तो ये बस एक पॉलिटिक्स है, ये कुछ होने वाला नहीं है इस पर। एक और हमारे व्यूअर हैं सत्य प्रज्ञान दास, वो जानना चाहते हैं जो अधिकांश निर्णय लेने का जो नियंत्रण पीएमओ और सीएमओ के पास है, कोई भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार कैबिनेट प्रणाली का पालन नहीं कर रही है। उनका मानना है कैबिनेट प्रणाली को कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है और पीएम सीएम की को बराबरी के बीच प्रथम स्थान पर कैसे लाया जा सकता है। देखिए, सारा इशू है एक पर्सनालिटी कल्ट का, जैसे हम वोट करते हैं। अभी जैसे अब सबको पता है कि वो जीत के आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे, तो जो भी आपके कैबिनेट में बैठे हुए ज़्यादातर अगर उनका मोदी की बैकिंग नहीं रहे तो कुछ नहीं है, उनकी कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं है, तो उनकी क्या हिम्मत होगी क्वेश्चन करने की। तो चूंकि एक इंडिविजुअल के कारण आप जीत के आते हो, इंडिविजुअल के कारण आप जाके मिनिस्टर बनते हो, तो आपको वो स्टैचर रहता नहीं कि आप किसी इशू पे एक प्रिंसिपल कॉल लें। और ये केवल मोदी की ही बात नहीं है, आप जितने भी आपको रीजनल पार्टीज में देखें, जो पर्सनालिटी कल्ट वहाँ भी चलता है। ममता बनर्जी के कैबिनेट से क्या होता है, जब नवीन पटनायक थे उनके कैबिनेट में क्या होता है, कोई बोलता था उसमें? मतलब जहाँ भी एक इंडिविजुअल को पूरा वोट होगा, उसके नाम से वोट मिलता है, वहाँ कैबिनेट सिस्टम पूरा खत्म हो जाता है, टोटली सेंट्रलाइज्ड पावर हो जाता है। लेकिन जब तक ये पूरा वही है कि पर्सनैलिटी कल्ट वाली पॉलिटिक्स चलती है, जब वो नहीं होता तो आप देखेंगे पूरा सिस्टम इन प्ले। मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह में अब देखते थे कैबिनेट के अंदर में कितना बहस होता था और कितने डिफरेंसेज होते थे। हालांकि दूसरी बात है कि हम लोग जैसे जब उनके समय में जब डिफरेंसेज होते थे कि अब चिदम्बरम हो या प्रणब मुखर्जी उनमें चल रहा हो, या फिर कभी जयराम रमेश वर्सेस प्रणब मुखर्जी चल रहा हो, जब भी डिफरेंसेज होते तो हम कहते देखो सरकार कितनी वीक है कि मनमोहन सिंह की कोई चलती नहीं। उसको हम डेमोक्रेटिक वे में नहीं देखते हैं कि भाई डेमोक्रेटिक डिसेंट है ये जो होना चाहिए हमारे सिस्टम में, तब तो हम कहते हैं कि सरकार का वीकनेस है। और जब भी देखें इंदिरा गांधी जैसे एक इन पर्सनालिटी कल्ट चल रहा था, तो वहाँ भी कैबिनेट सिस्टम क्या काम कर रहा था। लेकिन उसके बाद से जब भी आप देखें कि एक नॉर्मल एक रहा हो फेज से, जब नरसिम्हा राव पीएम थे या फिर आपके मनमोहन सिंह पीएम थे, इस तरह के फेजेस होते हैं तो उसमें फुल फ्लेज वो चलता है, प्रॉपर डिबेट होता है, डिसेंट होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, तो सारा का सारा चला जाता है आपको पूरा इशू बैक टू वही पर्सनालिटी कल्ट वाला पॉलिटिक्स कि जब एक ही आदमी आपको जिताता है तो ऑब्वियसली गवर्नेंस भी एक ही आदमी करेगा ना। बट हाँ, मतलब मैं थोड़ा सा क्रूड वे में कह रहा हूँ, बट मैं बस फैक्ट कर रहा हूँ कि अगर एक आदमी अगर उनके कारण आप जीतते हैं तो ऑब्वियसली बाकी लोग जो एक वैसे ही चुन के आए थे उनके नाम पे, तो ज़्यादा वो बोल नहीं पाते। सिस्टम सही है गलत है, एकदम गलत है, होना चाहिए। बिकॉज इसमें क्या होता है कि जब सीधे सेंट्रलाइज हो जाने पे जो भी पॉलिसी डिसीजन आते हैं तो अंदर में डिबेट होता नहीं है उस पर। जो एक बार जब पूरा आपने लागू कर लिया, कुछ लॉ बन गया, उसके बाद बहुत सारी खामियां आपको नज़र आने लगती है कि ये ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कंसेप्चुअलाइज ही गलत किया, तो उसके बहुत सारे नेगेटिव उसके इम्पैक्ट होते हैं। मतलब ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन फैक्ट यही है कि इसका कुछ हो नहीं सकता अभी। जी, हमारे एक और व्यूअर हैं रूफ 007 उनका हैंडल है, वो जानना चाहते हैं आप जबकि ऑपरेशन सिंदूर को कुछ समय बीत चुका है, आप इसे भारत के लोगों द्वारा किस तरह से देखते हैं, और अगर आपको इस अभ्यास से 2 राजनीतिक विजेता और 2 राजनीतिक हारने वाले चुनने हो तो आप किसे चुनेंगे। वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि विजेता से उनका अर्थ है कि इस अभ्यास के दौरान अपने पत्ते जिसने सही खेले या जिसने अपना अवसर खो दिया या अपनी छवि को उनके कार्यों के कारण नुकसान पहुंचा। देखिए 1-2 करके तो ऐसे मैं काउंट नहीं करूँगा। मैं कल ये कह सकूँ लूजर में देखें तो कांग्रेस को लूजर में देख रहा हूँ। ये पूरे कंट्रोवर्सी में जितना पुअरली उनका आया है उनका रिस्पांस, वो खुद ही अपने उसे फंसते जा रहे हैं। पहले तो चूंकि ऑपरेशन सिंदूर पॉज में है, मतलब ख़त्म नहीं हुआ है, इसका आगे कितना इम्पैक्ट होगा, पहले वाइंड अप तो हो, उसके बाद हमको तब देखना होगा। लेकिन अभी तक का देखें राजनीतिक रूप से तो अपने बीकानेर में प्रधानमंत्री जी को सुना होगा, बहुत दिनों बाद आपने देखा होगा मोदी जी कहते हैं कि मोदी के वेन में जो है सो गर्म सिंदूर है, मोदी सीना ठोक के खड़ा है। वो बहुत दिनों से वो मोदी अपनी इस तरह से बात नहीं करते थे, काफ़ी दिनों से उस तरह का लैंग्वेज नहीं थे। तो मोदी का उनका वो कॉन्फिडेंस, वो जो 240 वाला सेटबैक लगा था पिछले चुनाव के बाद, उसके बाद जो थोड़ा सा टेंटेटिव दिख रहा था सारा कुछ, वो सारा कॉन्फिडेंस वापस आ गया है।
तो एक वो एक पॉलिटिकल उसका इम्पैक्ट देखे तो कि वो अब इंस्टेबिलिटी या कौन एलाई क्या करेगा वो सब खत्म हो गया, मतलब फुल कंट्रोल में है इसका, और उनका कॉन्फिडेंस बैक है। उसके साथ ही बिहार इलेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन एक लंबा अगर उसको राजनीतिक रूप से देखिए क्या इम्पैक्ट होता है, तो आई एम नॉट श्योर कि इस तरह के ऑपरेशंस का कितना लंबे समय तक इम्पैक्ट होता है राजनीतिक रूप से। आप मुझे बताएं 2008 में नवंबर में 26/11 अटैक जो हम बोलते हैं मुंबई वाला, इतना मेजर अटैक था और गवर्नमेंट को, मतलब आपको होम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा, इतना एम्बैरस द वे दे हैंडल इट, मतलब वो बहुत ही बुरा रहा। उसके कुछ ही महीनों बाद चुनाव होता है 2009 वाला, और कांग्रेस बहुत अच्छे, मतलब अपना इम्प्रूव्ड मैंडेट लेके आती है यूपीए। इतने बड़े टेरर अटैक के बाद भी अगर पॉलिटिकल इम्पैक्ट होना होता तो कोई मतलब ही नहीं था कि फिर यूपीए उस समय आती। तो जैसे नीलम, आप ही को चिराग पासवान से आपने क्वेश्चन पूछा था कि ऑपरेशन सिंदूर का बिहार में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उनका क्या जवाब था कि इसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं होगा, बिकॉज करीब 1000 चीज़ें हैं जनता के मन में, जनता के इतने इश्यूज हैं, लोग उसके लिए वोट करेंगे। तो उसी चीज़ को मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि 2019 बालाकोट के कारण जो है सो हो सकता है कि जिस तरह की मेजॉरिटी मिली बीजेपी को 2019 बालाकोट स्ट्राइक के बाद मिले। पॉइंट है कितना मिला, 282 से बीजेपी का फिगर 303 गया, कितना बढ़ा, 21 सीट से बढ़े ना। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि उन 5 सालों में कितने वेलफेयर प्रोग्राम्स मोदी गवर्नमेंट ने किया हुआ था, बहुत सारा कुछ वेलफेयर स्कीम्स आए, उसका भी तो इम्पैक्ट होगा ना। तो हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट हम इतना देखते हैं कि ये ठीक है मिलिट्री ऑपरेशन है या हमें डिफेंस ऑपरेशन है, ट्रेन वाला कुछ हुआ, इसका कि इससे सरकार आएगी चली जाएगी कहीं भी, उतना ज़्यादा नहीं होता। हमारी देश की जनता भी उसको एक आर्म्ड फोर्सेज को थोड़ा अलग, पॉलिटिशियंस को थोड़ा अलग करके देखती है कि ये रहा आर्म्ड फोर्सेज का हमारा अचीवमेंट, उन पे सबको गर्व होता है। लेकिन उसको उनके पॉलिटिकल उसमें उसको वोटिंग में चेंज होगा उसके कारण, इसमें मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। आप कह सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यूपी सारा बीजेपी जीत गई, यूपी उत्तराखंड स्वीप कर गया जब आदित्यनाथ आए। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक तो बहुत कम समय में ही चुनाव हो गए थे ये सब, और दूसरा एक उस समय एक मोदी लहर चल रही थी 2014 के बाद से, मोदी वेव कंटिन्यू करता जा रहा था। तो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं भी होता तो रिजल्ट शायद कुछ अलग नहीं होता। मतलब मैं स्पेकुलेटिव बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा कोई स्टडी हुआ नहीं है जिसके बेसिस पे मैं इसको देखूं, लेकिन शायद वो भी नहीं होता, मतलब कोई रिजल्ट में ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप राजनीतिक रूप से देखते हैं कि अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो किसी पार्टी को नफ़ा होगा, किसी को नुकसान होगा बहुत ज़्यादा, उतना बहुत ज़्यादा इलेक्टोरल टर्म्स में कितना ट्रांसलेट होता है मैं श्योर नहीं हूँ। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इलेक्टोरल टर्म्स में होता है तो 2009 में तो यूपीए को आने ही नहीं चाहिए थे, इतने बड़े टेरर अटैक के बाद, इतने मिस हैंडलिंग के बाद आ गई। तो अब यहाँ भी सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट स्ट्राइक्स, हम तुरंत जंप करने लगते हैं कि इसका फ़ायदा शायद बीजेपी को होगा और अपोजिशन ने ये कर दिया वो कर दिया। बहुत ज़्यादा मैं उसमें विश्वास नहीं करता, क्योंकि दूसरा भी लॉजिक जैसे मैंने कहा कि 19 में आप कह रहे हो, लेकिन 2019 में और भी मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारा काम भी किया हुआ था, वेलफेयर जो आपने कहा। और अगर इतना नेशनलिज्म इतना फैल गया तो फिर 282 से 382 क्यों नहीं। तो उसमें थोड़ा सा मेरा अलग नज़रिया है। हाँ, एक ये होता है कि आपका एक ओवरऑल एक पर्सोना जो होता है, जैसे अब नरेंद्र मोदी का एक, लोग उनके लिए क्यों वोट करते हैं कि स्ट्रांग है, डिसाइसिव है, वो डिसाइसिव एक्शन लेते हैं, पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, वो इमेज उनका रहा है। अगर वो नहीं करें फिर लोगों का शायद थोड़ा सा भ्रम टूटना शुरू होगा कि ये ऐसे हैं नहीं, लेकिन वो तो लोग वोट ही कर रहे हैं बिकॉज नरेंद्र मोदी इसके लिए जाने जाता है। राहुल गांधी जिस तरह से मिस हैंडल कर रहे हैं, ये उनका जो ओवरऑल पर्सोना है उसमें फिर ये जो है सो हर्ट करता है उनको, जो कि लॉन्ग टर्म में जो आपकी एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी बनती है जिसके लिए लोग आपके लिए वोट करते हैं, लॉन्ग टर्म ये चीज़ें धीरे धीरे मतलब इम्पैक्ट करती है, लोग आपके लिए कैसे वोट करते हैं या नहीं करते हैं। इमीडिएट इलेक्टोरल फॉल आउट मे बी टू ए सर्टेन एक्सटेंट, बट ऐसा मेक और ब्रेक नहीं हो जाता इन चीज़ों से।
हमारा आखिरी सवाल बासु का है। वो जानना चाहते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति के बारे में भी थोड़ा बात करें। बांग्लादेश के मामले में क्या हो रहा है और 2026 के चुनाव कैसे होंगे? देखिए फ्रैंकली इस पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बिकॉज एक बार कम से कम मैं जाना चाहूँगा बंगाल कुछ दिनों के लिए और वहाँ देख लूँ क्या हो रहा है ग्राउंड पे, तब शायद मैं बेटर इक्विप्ड होऊंगा आपका क्वेश्चन का जवाब देने में। अभी बहुत स्पेकुलेटिव हो जाएगा, मतलब सुन के पढ़ के मैं कोई डेफिनेटली मतलब कोई डेफिनेट वे में मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता इस पर। लेकिन हाँ, लेकिन उसमें मैं प्लान करता हूँ ट्रिप बंगाल पे। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, शायद ये वक्त है कि या तो मैं जाऊँ या हमारे कोई कॉलीग्स हैं वो सब जाके एक ग्राउंड का असेसमेंट फिर से लेके आए। तो जब आप वहाँ से वापस आएंगे तो इस पे प्रश्न दोबारा लिया जाएगा। हमारे सभी दर्शकों के प्रश्नों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हाजिर होंगे अगले सप्ताह।